राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएसआई रीजन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का एक नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम मॉडर्न फिजिक्स के एसएसआई रीजन करने वाले हैं जो नीट जेईई के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसके अंदर भी हम मॉडर्न फिजिक्स में भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स के एसएसआई रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर हमारा छोटा सा एज्यूम रहता है कि आप अपनी थ्योरी या फिर एनसीईआरटी से नोट्स पढ़कर आते हैं। यदि नहीं भी आ रहे हैं तो क्वेश्चन वाइज हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे ताकि आपके कोई भी डाउट नहीं रहे, और किस प्रकार से नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। और बाकी की प्ले लिस्ट में आपको जो भी लेक्चर हैं वो सभी मिल ही जाएंगे, इसके पार्ट बाकी के। तो करते हैं अब स्टार्ट इसको। अब इसके अंदर आपको पॉज करना है और एक बार स्वयं से ट्राई करना है, फिर देखना है कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, उसके बारे में देखना है। तो इसके अंदर बोला गया है कि आपको दिए गए नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो किसके लिए स्टेटमेंट दे रखे हैं? ये स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? रेडियो एक्टिविटी की करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दे रखे हैं उसके क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियो एक्टिविटी इज ए रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो रेडियो एक्टिविटी आती है वह क्या होती है? हमारे पास रैंडम और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। उसके बाद में बोल रहा है कि इज डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। जो हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी होती है रैंडम प्रोसेस तो होती है, उसके साथ में ये बोल रहा है कि फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। आगे हम इसको डीपली बताते हैं आपको पूरे विस्तार के साथ में। एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। उसके बाद में बोला गया कि द नंबर ऑफ एन डिकेड, जो नंबर ऑफ एन डिकेड न्यूक्लियाई, मतलब इसको हम एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एन डिकेड न्यूक्लियाई मतलब एन इन द रेडियो एक्टिविटी सैंपल डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम। क्या मतलब इसके अंदर ये क्या बोल दिया इसने? इसके अंदर बोला गया है, इसमें बोल रहा है कि जो हमारे पास एन डीके न्यूक्लियाई और जो इनिशियल डीके न्यूक्लियाई और इसके बाद में हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकल के आता है इन सब के अंदर रिलेशन के, तो उस वो हमारे पास आता है वो किस प्रकार से आता है, और वह जो हम इसके अंदर फॉर्मूला निकालते हैं वो क्या है? एक तो लॉगरिथमिक निकालते हैं और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला निकालते हैं। क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला निकालता है? तो इसके अंदर यदि निकालता है तो ये फॉर्मूला हमारा सही हो जाएगा, यदि नहीं निकाल रहा है तो ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद में बोला गया है इसके अंदर इतना ही बताना है कि जो हमारे पास एनडीके न्यूक्लियाई होते हैं, इनिशियल न्यूक्लियाई होते हैं, इनके अंदर रिलेशन निकालते हैं तो उसके अंदर हमारे पास रेडियो एक्टिविटी में जो रिलेशन निकालते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला देता है या नहीं देता, उसके अंदर स्लोप प्राप्त होता है या नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में सी में बोला गया कि स्लोप ऑफ ग्राफ, इसके अंदर बता दिया कि ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। कौन सी ग्राफ? जो लॉगरिथमिक फॉर्मूला आ गया, देखो लॉग लगा दिया, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? वो लॉगरिथमिक फॉर्मूला यूज करेगा। और लॉगरिथमिक में भी एन कौन ले रहा है? एन ले रहा है नंबर ऑफ एनडीके न्यूक्लियाई, मतलब एन की वैल्यू ही लेगा यहाँ पर भी वर्सेज टाइम। अब ग्राफ कौन सा ले रहा है? एन वर्सेज टाइम, मतलब लॉग एन वर्सेज टाइम के अंदर ये ग्राफ ले रहा है। और वह ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ। जो रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ होता है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा आपको वो भी इसके अंदर हम बताएंगे। इसके बाद में बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट, जो हमारे पास रदरफोर्ड सोडियम आता है उसके अंदर हम डिके कांस्टेंट लेते हैं, उसका मल्टीपल करवाएंगे हम हाफ लाइफ टाइम के साथ में। हाफ लाइफ टाइम के साथ में हम इसका मल्टीपल करवाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट प्राप्त नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, हम ये सभी आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, पहले में क्या बोला गया है उसके अंदर देखते हैं। पहले में बोल रहा है कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी प्राप्त होती है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये हो गया है कि हमारे पास कोई अनस्टेबल अनबैलेंस न्यूक्लियाई है। तो अनबैलेंस न्यूक्लियाई है, उसको स्टेबल बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए क्या करता है? वो क्या करेगा? रेडियो एक्टिविटी करेगा, अल्फा बीटा गामा का डिके करता है। तो उसी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसको हम पूरी डीपली नहीं बता रहे हैं, ऊपर छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये मान लो कि कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है? बहुत सारी न्यूक्लियाई हैं, और उन न्यूक्लियाई में से मैंने एक न्यूक्लियाई उठाया, तो वो कब डिके करेगा? तो इसके अंदर आता है कि यह उठाते ही, अब जैसे मैं इसको अपने हाथ में लेता हूँ, हाथ में लेते ही ये क्या कर जाएगा? डिके कर जाएगा, और यह 1000, 2000, 5000 वर्षों तक भी डिके नहीं करे। इसका मतलब हो जाएगा कि आपने क्या लिया? एक डिके लिया, एक न्यूक्लियाई लिया, वो आपने लेते ही भी डिके कर सकता है। और आप जब तक शादी करोगे या आपके बच्चों की शादी होगी, आपके बच्चों के बच्चों की शादी होगी, तब तक भी क्या करेगा? वो डिके नहीं करेगा। इसका मतलब आप देखने के लिए बचोगे या नहीं बचोगे? खैर वो बातें छोड़ो, आप बचोगे नहीं बचोगे, लेकिन इस
इसके अंदर देखो वो बोल रहा है कि मतलब इसका हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, फिक्स टाइम नहीं बता सकते कि वह कब डिके करेगा, कि वह कब डिके करेगा, उसका फिक्स टाइम नहीं बता सकते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रैंडम और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जाता है। इसके बाद में ये बोला जाता है कि यह जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी आती है, रेडियो एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अनबैलेंसिंग पर। क्या होती है, अनबैलेंस ऑफ न्यूक्लियाई, अनबैलेंस ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, अनबैलेंस ऑफ न्यूक्लियाई पर डिपेंड करता है। और जो रेडियो एक्टिविटी की ये प्रोसेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड करती है, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड करेगी। और ये किस पर डिपेंड करवा रहा है, ये डिपेंड करवा रहा है फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी आती है वह फिजिकल और केमिकल पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। इसके अंदर आप ताप बढ़ाओ या टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर हाई करो, या फिर इसके अंदर आप दाब बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, कुछ भी करो, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। यह किस पर ही डिपेंड करती है, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड करेगी। और जो हमारे पास ये अनबैलेंसिंग न्यूक्लियाई होता है उन पर ये लागू होती है। तो इसके अंदर हम ये फिजिकल और केमिकल पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में बोला गया नंबर ऑफ एनडीके न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एनडीके न्यूक्लियाई जिसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। नंबर ऑफ एनडीके न्यूक्लियाई और इनिशियल न्यूक्लियाई के अंदर एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, एन इक्वल टू एन नोड ए की पावर माइनस लेमडा टी। तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ, ये एन होता है वो होता है नंबर ऑफ एनडीके न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एनडीके न्यूक्लियाई। ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एन होता है वो एन डीके न्यूक्लियाई होते हैं, कौन से, टी टाइम पर एन डीके न्यूक्लियाई, मतलब जो न्यूक्लियाई डीके हो गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो डीके होने के लिए अभी बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो टी टाइम पर हमें एन प्राप्त होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एन डीके न्यूक्लियाई। एन नोड होता है वो इनिशियल एन डीके न्यूक्लियाई होते हैं, इनिशियल एन नोड क्या होते हैं, इनिशियल एन डीके न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसको ध्यान रखना, ये क्या हो जाएंगे, इनिशियल एन डीके न्यूक्लियाई हमारे पास आते हैं, जो हम प्रारंभ में लिख रहे हैं टी बराबर 0 टाइम पर। ये कौन से टाइम पर आते हैं, टी बराबर 0 टाइम पर, वहाँ पर एक भी हमारे पास न्यूक्लियाई डीके नहीं होता है। फिर ये हमारे पास टी आ जाता है कि किस टाइम पर हम इसको डीके करवा रहे हैं, ये हमारे पास लेमडा आ जाता है, वो कांस्टेंट आ जाता है। इस प्रकार से हम जो हमारे पास नंबर ऑफ एनडीके न्यूक्लियाई को एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी इसी फॉर्मूले से हम एक फार्मूला और निकालते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि लोगरिथमिक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से ये फार्मूला निकाला जाता है। कुछ भी बोल दो, सही बात है एक। तो इसके अंदर इसका ही फार्मूला एक होता है log n इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको दोनों तरफ इसके log ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, log n e की पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है, जहाँ पर n क्या आ जाएगा, इनिशियल डीके न्यूक्लियाई, और n नोड n आ जाएगा एन डीके न्यूक्लियाई आ जाएगा, और n नोड आ जाएगा इनिशियल एन डीके न्यूक्लियाई आ जाएगा। तो ये रिलेशन आता है, इस रिलेशन पर आप विस्तार से बात करते हैं। तो ये रिलेशन आ गया है log n इक्वल टू log n नोड e की पावर माइनस लेमडा टी। अब इसको और आगे मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, log n इक्वल टू log n नोड माइनस log e की पावर माइनस लेमडा टी। यह मैंने क्या किया, log a इंटू बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर कर दिया। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b फॉर्मूला निकल कर आता है, वो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखो ये भी इसकी पावर यहाँ पर बेस क्या है, e है, तो ये e बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, log n इक्वल टू log n नोड माइनस लेमडा टी। ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, लोगरिथमिक फॉर्मूला। इसको कौन सा फॉर्मूला बोला जाएगा, लोगरिथमिक फॉर्मूला इसको बोला जाएगा। अब इसके बाद में इस फॉर्मूले का यहाँ कहाँ यूज हुआ, ये तो हमने ये बोल दिया कि क्या बोला, स्लोप ऑफ ग्राफ लॉग नंबर ऑफ एनडीके न्यूक्लियाई, और इसके बाद में बोलते हैं वर्सेट टाइम के अंदर जो स्लोप आता है ये किसको शो करेगा, पहले बता देते हैं। ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। ये किसको करेगा, स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। कैसे करेगा, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये एन नोड वाला ये तो आ जाएगा c, और ये वाला किसको शो करेगा, एम एक्स को शो करेगा। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का ये
फॉर्मूला निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ से भी आगे इसके अंदर एक बात पूछी गई है कि जो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है, क्या ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकता है रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइन? रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइन को ये रिप्रेजेंट कर सकता है? तो कर सकता है क्या, देखते हैं अभी। रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1/λ आता है। t इक्वल टू क्या आता है, 1/λ आता है। और t हाफ इक्वल टू क्या आता है, log 2/λ निकल कर आता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। टी हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी, log 2/λ। तो अब इससे मैं लेमडा की फॉर्म नहीं निकालूंगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/T। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो log n इक्वल टू log n नोड माइनस 1/T इंटू टी आ जाएगा। log 1/T इंटू टी निकल कर आ जाएगा। टी क्या है यहाँ पर, ये आ जाएगा टाइम, मीन लाइफ टाइम आ जाएगा। और स्मॉल टी है किस टाइम पर ये डीके करेंगे, वो हमारे पास स्मॉल टी आ जाता है। तो ये किसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो एम हमारे पास क्या आ गया, एम किसको भी रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफ है, इसको हाफ मीन लाइफ टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास सी भी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है, वो फॉर्मूला इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी के अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये फॉर्मूला n इक्वल टू एन नोड e⁻⁻λt, एक तो ये एक्सपोनेंशियल फार्मूला और ये लोगरिथमिक ये फार्मूला। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मीन लाइफ का फार्मूला अपॉन लेमडा होता है, हाफ लाइफ का फार्मूला होता है लॉग, जिसको 0.693 अपॉन लेमडा भी बोला जाता है। इस प्रकार के छोटे छोटे 2-4 फॉर्मूले ये आपको याद है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब देखो ये y बराबर mx प्लस c है, m की वैल्यू यहाँ पर तो थी लेमडा और यहाँ पर m की वैल्यू होगी 1/t। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया मीन लाइफ। ठीक है, ये रिप्रेजेंट भी, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इसके बाद में हम फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में क्या बोला गया है उसकी बात करते हैं। तो फोर्थ में हमारे पास आंसर आएगा, प्रोडक्ट बोल रहा है। प्रोडक्ट का मतलब इसको क्या कराना है, इसको मल्टीपल करवाना है किसके साथ में, लेमडा को, जो डीके कांस्टेंट होता है उसको हमें हाफ लाइफ टाइम के साथ में क्या करवाना है, प्रोडक्ट करवाना है। और इसके बाद में हमें कांस्टेंट प्राप्त नहीं होना चाहिए, उसके आगे हमें कांस्टेंट प्राप्त नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर हमें कांस्टेंट प्राप्त हो जाता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो लेमडा एक खुद एक कांस्टेंट है और लेमडा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 अपॉन लेमडा इक्वल टू नॉट कांस्टेंट आना चाहिए। तो लेकिन लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया और 0.693 ये कांस्टेंट खुद एक क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ये क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। लेकिन हमारे पास कांस्टेंट प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम इज नॉट कांस्टेंट। इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, इनसे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो हमें कांस्टेंट प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हमें 0.693 या फिर इसको log 2 भी बोला जाता है, ये हमें कांस्टेंट प्राप्त हो गया। तो ये हमारे पास डी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो अब इसके अंदर देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, हमारे पास बी और सी ही आंसर सही हुए। तो बी और सी इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी और सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, उसको आपको पॉज करना है और इसके बाद में एक बार ट्राई करना है। अब इस क्वेश्चन को आपको एक बार पॉज करके ट्राई करना है। ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस पार्ट्स के अंदर करवा चुके हैं। उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था, एक डी था, वो D1 में ट्यूट रहा था, उसके बाद में D2, उसके बाद में हमें D3 प्राप्त हो रहा था, इसके बाद में D4 प्राप्त हो रहा था और D4 का हमें मास पूछा गया था। यहाँ पर हमें D और D4 का मास तो दे दिया है, लेकिन इसके साथ में कितने अल्फा, कितने बीटा और कितने गामा का इमिट करेगा ये भी हमें यहाँ पर बताना। वहाँ पर अल्फा बीटा गामा हमें दे रखा था और यहाँ पर हमें अल्फा बीटा गामा नहीं दे रखा, उनको ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रकार से उसको करेंगे जिस प्रकार से हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन किया था। तो इसके अंदर देखो कि वहाँ पर यदि नहीं देखा है तो यहाँ पर देखकर उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या बोला गया है, हमें क्या दिया गया है, यूरेनियम दिया गया है। और यूरेनियम का मतलब 92U238। अब 92 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 92 हो जाएगा एटॉमिक नंबर Z हो जाएगा। ठीक है, और 283 हो जाएगा मास नंबर A हो जाएगा। ठीक, अब इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है 82 Pb206। ठीक है, 206 इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर और इसको बोलेंगे मास नंबर A। अब इसके अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, जो हम रिएक्शन करवाते हैं इस रिएक्शन में इधर का मास नंबर और एटॉमिक नंबर और इधर का मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
तो ये बराबर कब होंगे, इधर तो 92 है और इधर 82 है, तो कितने का डिफरेंस आ गया है, 10 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और यदि यहाँ पर 238 है और यहाँ पर 206 है, तो इतने यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया। तो इसको हम डिफरेंस को कैसे हम इसको इक्वल करेंगे, तो ये देखना है, इसको यहाँ पर भी कितना ही होना चाहिए मास, यहाँ पर भी 238 होना चाहिए और यहाँ पर भी 92 होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए, जो यहाँ पर इमिट हो रहे हैं उन सब का सम हमारे पास 92 आना चाहिए। तो इसको किस प्रकार से करेंगे एक बार आप स्वयं से ट्राई करो, इसके बाद में हम आपको बताते हैं। ऑप्शंस के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इसको ट्रिक के थ्रू बताएंगे कि इसके अंदर क्या प्रकार से हम इसको करने वाले हैं। अब इसके अंदर देखो, हमको पता है यहाँ पर हमें मास है, वो मास नंबर कितने प्राप्त हैं, मास नंबर यहाँ पर, मास नंबर यहाँ हमें पता है 238 पता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें मास नंबर कितना पता है, 206 यहाँ पर मास नंबर हमारे पास आया है। तो कितने का डिफरेंस आया है हमारे पास, 32 का 32 का हमारे पास डिफरेंस आया है। मतलब यहाँ पर हमें जो इमिट करवा रहे हैं उनका मास कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। जो हम इमिट करवा रहे हैं उनका मास कितना आना चाहिए, 32 मास आना चाहिए, ठीक है। अब इमिट कौन कौन करवा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा और बीटा को इमिट करवा रहे हैं, अल्फा और बीटा को इमिट करवा रहे हैं। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है हीलियम का नाभिम 2He4 होता है, बीटा क्या होता है 1E0 होता है, इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि बीटा प्लस और बीटा माइनस आता है। तो अब इसके अंदर मैंने मास की ही बात क्यों की, यहाँ से आपको समझ में आना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब बीटा को डीके करवाएंगे, जब हम बीटा का डीके करवाते हैं तो मास का इफेक्ट नहीं करता, तो ये मास को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब अल्फा का डीके करवाएंगे तो ये मास को क्या करेगा, डिफेक्ट करता है, मास को क्या करेगा, ये डिफेक्ट करेगा। तो हमें देखो बीटा के अंदर 0 है, तो बीटा के अंदर हम इसका इमिट करवा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास नीचे क्या दे रखे हैं, जो हमारे पास नीचे एटॉमिक नंबर दे रखे हैं उन्हीं को ये इफेक्ट करेगा, एटॉमिक नंबर को इफेक्ट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एटॉमिक नंबर न लेकर यहाँ पर क्या लिया है, मास नंबर लिया। तो मास नंबर से बीटा का कोई रिलेशन नहीं है, किसका रिलेशन है, सिर्फ अल्फा का। तो अल्फा का मास कितना है, मास नंबर 4 है। तो अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर 32 आ जाए। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो हम बोलेंगे एट अल्फा पार्टिकल का मास हमारे पास कितना आएगा, 4 × 8, तो कितना आ जाता है 32 आ जाएगा। तो हमारे पास कितने अल्फा पार्टिकल इमिट हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास हुए अल्फा पार्टिकल 8 इमिट हो रहे हैं। तो 8 अल्फा पार्टिकल कहाँ पर दिखे गए, 8 अल्फा पार्टिकल यहाँ पर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देख भी सकते हो, जब हम इसके अंदर से 8 अल्फा पार्टिकल इमिट करवाएंगे तो मास नंबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो मास नंबर हो गया जिसको ए से लिख रहा हूँ मैं, और ये एटॉमिक नंबर जेड हो जाएगा। तो जेड को इमिट करवाएंगे तो 2 है, तो ये आ जाएगा 2 × 8, तो ये 216 आ जाएगा। अब इसको इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98 आ जाएगा। 98 ज़्यादा हो गया, मतलब 4 मास हमारे पास से, 4 का मास हमारे पास इधर ज़्यादा हो गया, उसको कम करना होगा। हमारे पास 4 एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गए, उनको कम करना होगा। उनको कम किस प्रकार से किया जाता है, जब हमारे पास 4 बीटा पार्टिकल होंगे, 4 बीटा पार्टिकल को डीके करवाएंगे, तब हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 92 निकल कर आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में देखो यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 अल्फा पार्टिकल, और इसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा, 92 है, और ये यहाँ पर 98 है तो 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको 6 बीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 6 बीटा ही दे रखे हैं। तो इस प्रकार से इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसलिए सही है, इसके अंदर आपको मास है वो बिल्कुल भी डिफेक्ट नहीं करता है, बीटा पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। गामा देगा तो उसके ऊपर तो मास और एटम नंबर दोनों ही डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर अल्फा बीटा दे रखा है, तो इसके अंदर आप मास पर क्या करो, काम करो। मास पर काम करोगे तो आपके पास से जल्दी रिजल्ट निकल कर आएगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन को रख कर देखोगे, उतना टाइम नहीं होता। आप जल्दी से तुरंत हो ये इतना निकालो, इनके मध्य का गैप निकालो मास नंबर, और मास नंबर 32 आ गया। तो आप देखो कि अल्फा का कितना 32 आ सकता है, कितने अल्फा का हम 32 ला सकते हैं, वो इसके अंदर पुट करेंगे, और पुट करते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके एसएससी रीजन क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत लेकर आए हैं और प्रीवियस लेक्चर में भी आपको करवा चुके हैं, जो कि आपको एक बार देखने चाहिए। वहाँ पर हम यहाँ पर लेक्चर में क्या है,
15 to 20 मिनट का ही हम लेंथ ले रहे हैं लेक्चर की इसके अंदर, ताकि आपको कोई बोरियत फील ना हो। और इसके अंदर हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो करवा रहे हैं, लेकिन इन 2 से 3 क्वेश्चनों के अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चल रहे हैं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन बने आप उसको आसानी से कर जाओगे। ये हमारा वादा है कि आपने यदि ये पार्ट्स देख लिए, जितने भी हम पार्ट बना रहे हैं एसएसआर रीजन के, यदि आपने ये पूरे देखते हुए चलते हो तो आपके एसएसआर रीजन के कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।